हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैब। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे डे नंबर 22 के पीवाईक्यू डिस्कशन सीरीज में, जहां पर मैं आपके साथ हिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं जो 2017 के एचपीएएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में हमारे से पूछे गए थे। ये हमारा 22nd ऐसा सेशन है। इससे पहले जो 21 सेशंस हुए हैं वहां पर जियोग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंडियन पॉलिटी, जो तीन बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, काफी सारे क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं इन सब्जेक्ट से एचपीएस प्री में, उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। 2016 से 2020 के सभी पीवाईक्यूज ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस के लास्ट 20 वीडियोस में हमने डिस्कस किए हैं और 21st वीडियो से हम हिस्ट्री के पीवाईक्यूज आपके साथ पिकअप कर रहे हैं और ये हमारा इसलिए सेकंड वीडियो है जहां पर हम 2017 के हिस्ट्री पीवाईक्यूज आपके साथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, विदाउट एनी डिले हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने प्रीवियस सेशंस को एक बार नहीं देखा है तो उन सेशंस को भी फटाफट से आप एक बार देख लीजिए, ताकि बहुत अच्छी क्रोनोलॉजी हमारे माइंड में बन जाएगी रिलेटेड टू ऑल दीस क्वेश्चंस व्हिच आर बीइंग आस्क्ड इन द एचपीएस प्रीलिम्स एग्जाम, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 2017 का पूछा गया जो पहला क्वेश्चन था, दैट इज अबाउट मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। Montagu-Chelmsford reforms were introduced in India in the year what? 1881, 1902, 1909 और 1919। याद करिए पिछला सेशन जो 21st सेशन था, उस सेशन में मैंने आपके साथ 2016 के एमसीक्यूज डिस्कस किए थे और वहां पर भी जो पहला हमारा क्वेश्चन था वो जुड़ा हुआ था मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से। सो लगातार 2 साल 2016 में और फिर 2017 में दोबारा से मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के ऊपर ही आपको क्वेश्चन आया। तो हमारे माइंड में कई बार एक गलतफहमी या मिसकंसेप्शन होता है कि एक टॉपिक जिसके ऊपर एक साल प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है तो नेक्स्ट ईयर वो क्वेश्चन नहीं आएगा, वो टॉपिक रिपीट नहीं होगा। तो ये अपने माइंड से निकाल दीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर लगभग हर साल क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हमारे मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले या इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताने से पहले एक छोटी सी चीज मैं आपके साथ जो है डिस्कस कर लेना चाहता हूं। हम आपके साथ ये पीवाईक्यू सीरीज हर टॉपिक के लिए कर रहे हैं, सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं, और यहां पर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री में अगर मैं 2060 पिक करता हूं तो अराउंड 10 क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री के पूछे गए थे। 2017 में ये नंबर घट करके 7 क्वेश्चन हो गया था, जो आपके साथ मैं डिस्कस कर लूंगा। फिर 2018, 2019 एंड 2020, इन तीनों सालों के अंदर जो हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे गए, इनका नंबर थोड़ा बढ़ गया। 10-12 क्वेश्चंस हमारे हिस्ट्री के पूछे जाने लगे। लेकिन हम ये देखेंगे, पिछले वीडियो को अगर आप चला के देख लें और इस वीडियो में भी आप देखेंगे कि 3 या 4 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे आपको ये सारे 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं लगभग हर साल। ओनली 3 and 4 टॉपिक्स फ्रॉम द मॉडर्न हिस्ट्री। अगर मैं यहां सिर्फ प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं, पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है ब्रिटिश एक्ट्स एंड पॉलिसीज, राइट। ब्रिटिश एक्ट्स एंड पॉलिसीज का मतलब क्या है? जो 1771 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तक ब्रिटिशर्स ने जो भी नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट बनाए हैं, उनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। उनकी प्रोविजंस क्या थी उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके बाद जो ब्रिटिशर्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज लेकर आए, जैसे सब्सिडियरी अलायंस है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, जमींदारी सेटलमेंट, रेवतवारी, महालवारी सेटलमेंट, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, हमारा जो सती एबोलिशन एक्ट हो गया, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ब्रिटिश एक्ट्स एंड पॉलिसीज, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेगा। इसका मतलब 2 मार्क्स आपको यहां से आने वाले हैं, पक्का है, राइट। इसके बाद सेकेंडली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस में मैं किसकी बात कर रहा हूं? ऑब्वियसली मैं सबसे पहले आईएनसी की बात कर रहा हूं, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस, कौन सा सेशन कहां हुआ, पहला सेशन, लास्ट सेशन, इंपॉर्टेंट सेशंस, ये सारी चीजें। उन सेशंस के प्रेसिडेंट कौन थे, पहला प्रेसिडेंट कौन है, पहला विमेन प्रेसिडेंट कौन है, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको कांग्रेस के बारे में पूछे जाते हैं। कांग्रेस के द्वारा जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए, जैसे गांधी इरविन पैक्ट है या कांग्रेस ने कोई मूवमेंट स्टार्ट किया, उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस में कांग्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद मुस्लिम लीग के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, खासतौर पर क्या कि कब फाउंड हुआ था, कोई इंपॉर्टेंट सेशन अगर है मुस्लिम लीग का जहां पर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया तो उसके बारे में क्वेश्चन आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। फिर मुस्लिम लीग के बाद हम बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, फॉरवर्ड ब्लॉक किसने स्थापित किया, स्वराज पार्टी किसने स्थापित की, इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन थे, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। देन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपी के ऊपर 2016 और 2017 दोनों में क्वेश्चन पूछा गया। बेसिक क्वेश्चन, फाउंडेशन कब हुई है, इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन से हैं, बस, राइट। इसके बाद रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस जो है, रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस में अगर मैं बात करूं, भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस आई। नॉर्थ इंडिया में जैसे हम देखें आर्य समाज था,
खुदाई खिदमतगार की मूवमेंट थी। ईस्टर्न इंडिया में हम जाते हैं तो ईस्टर्न इंडिया में बहुत सारी मूवमेंट थी जो विद्यासागर जी द्वारा जैसे चलाई गई, ब्रह्मो समाज की जो मूवमेंट है वो चलाई गई। तो ये सारी मूवमेंट्स ईस्ट इंडिया की। साउथ इंडिया में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है, प्रार्थना समाज है। वेस्टर्न इंडिया में अगर हम देखें तो सरशोधक समाज है। तो ये बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया के अलग अलग हिस्सों में शुरू हुई, उनके ऊपर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, राइट। थर्ड टॉपिक क्या है? इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट और फेमस लोग जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल और रिफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं। इसमें हम अलग अलग क्रोनोलॉजी से अगर हम बात करें तो बाल गंगाधर तिलक हो गए, हमारे गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, कई बार इनके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। फिर गांधी जी, इनको नहीं भूला जा सकता है। नेहरू फैमिली है, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इनकी यहां पर बात होगी। वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू और बाकी दूसरे रीजनल लीडर्स आल्सो फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, फ्रॉम साउथ इंडिया। लाला लाजपत राय की हम बात करें, कामराज की हम लोग बात करें, राजागोपालाचारी जी की बात करें, खान अब्दुल गफ्फार खान की बात करें, सुभाष चंद्र बोस की बात करें, हर ये जो इंपॉर्टेंट लीडर्स रहे हैं और बिल्कुल रेवोल्यूशनरी लीडर्स, चाहे वो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु हो, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, मदन लाल ढींगरा हो, उधम सिंह हो, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आए हैं। तो ये 3 टॉपिक्स हैं जिसको किसी ना किसी तरीके से तोड़ मरोड़ के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको अपनी प्रिपरेशन में इन 3 चीजों का ध्यान रखना है। सारे एक्ट पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उनके फाउंडिंग और उनके इंपॉर्टेंट लीडर्स आपको पता होने चाहिए, और आईएनसी के सेशंस के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन कब कहां लिए गए, ठीक है। थर्डली, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज में कुछ जो भी कांग्रेस या दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े हुए इंपॉर्टेंट लोग हैं या इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर्स हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सॉरी। सो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1881, 1902, 1909, 1919, ये रिफॉर्म्स 1919 के रिफॉर्म्स हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। 1909 में भी इसी तरीके के रिफॉर्म्स आए थे जिनको हम किस नाम से जानते हैं, ये आंसर में मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो। यहां पर भी 2 लोगों के सरनेम को जोड़ करके हम एक रिफॉर्म का नाम देते हैं, तो विच वन ऑफ दिस इज दैट पर्टिकुलर रिफॉर्म, मुझे आंसर चाहिए। 1919 का रिफॉर्म है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। लास्ट सेशन में भी मैंने आपके साथ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स की बात की थी। हमने देखा था किस तरीके से जो मॉन्टेग्यू थे उन्होंने एक डिक्लेरेशन निकाली जिसको हम ऑगस्ट डिक्लेरेशन या मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन बोलते हैं। उस डिक्लेरेशन में उन्होंने कहा कि हम इंडिया के अंदर एक ज्यादा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देना चाहते हैं, इंडियंस को इन्वॉल्व करना चाहते हैं गवर्नमेंट के अंदर। उसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के बेसिस पे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का रिफॉर्म एक्ट आया जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहते हैं। मतलब ये इसका असली नाम है ऑब्वियसली, एंड वी आल्सो कॉल इट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। इंडियन लीडर्स ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया होलहार्टेडली, उनके हिसाब से ये रिफॉर्म्स काफी नहीं थे। वो जो चीजें डिमांड कर रहे थे वो सारी चीजें नहीं मानी गई थी इन रिफॉर्म्स के अंदर। That is why majority of the Indians, they were left unsatisfied by this particular reform. But still it was a very important reform जो ब्रिटिशर्स के द्वारा लिया गया था। क्या प्रोविजंस थे इन रिफॉर्म्स के, मैं लास्ट लेक्चर में आपके साथ इसको डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है, और यहाँ पर भी मैंने इनको मेंशन कर दिया है। पीडीएफ आपको डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल पे रेडीली अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज अबाउट द अगेन इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। Which of the following leaders was never associated with the Indian National Congress? आईएनसी के साथ इनमें से कौन सा लीडर कभी भी एसोसिएटेड नहीं था? ऑप्शंस, वीडी सावरकर, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर, काफी इजी आंसर है। वल्लभ भाई पटेल हमें पता है स्टॉन्च कांग्रेस मैन एंड स्टॉन्च गांधीयन सपोर्टर थे, तो ये तो बिल्कुल आंसर नहीं होगा। सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल आंसर नहीं होगा। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के मेंबर बहुत लंबे समय तक रहे, 1930s में जाकर के, लेट 1930s में जाकर के उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया, और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की पार्टी भी जो है वो काफी लेट जाकर अपनी खुद की बनाई थी। सो ही अगेन वाज एसोसिएटेड विद कांग्रेस फॉर अ लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम। ये दोनों जो है कांग्रेस के सेशंस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। फिर लाला लाजपत राय की बात आती है, कई लोगों को शायद लगे कि शायद लाला लाजपत राय नहीं इन्वॉल्व रहे, नहीं, वो भी रहे हैं। ही वाज वन ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ऑफ द कांग्रेस, ठीक है। Vinayak Damodar Savarkar ji, he was never associated with Indian National Congress, and correct answer is option number A. दामोदर सावरकर जी की अगर हम बात करें तो 1883 में he was born in नासिक,
महाराष्ट्र में नासिक के पास एक विलेज है भागमुड़, वहां पर उनका जन्म हुआ है। और उन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन को पहले बनाया और फिर वो यूके गए, वहां पर अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वो इन्वॉल्व रहे जो एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थी। इन इंडिया हाउस एंड द फ्री इंडिया सोसाइटी इन 1937 to 43 ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ हिंदू महासभा जो कि एक रिलीजियस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि हिंदू एंड हिंदू कम्युनिटी के इंटरेस्ट्स को लेकर के कैंपेन करती थी, उसके प्रेसिडेंट रहे। एंड आफ्टर दैट ही रोट अ बुक नोन एज द हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इन व्हिच ही रोट अबाउट द guerrilla warfare tactics used in 1857 Sepoy Mutiny, and he also wrote the book Hindutva, who is Hindu. And you know, in modern times the philosophy of Hindutva is very highly borrowed from the ideas of Vinayak Damodar Savarkar. So VD Savarkar, उनकी आइडियोलॉजी काफी अलग रही है इंडियन नेशनल कांग्रेस से, एंड ही वाज नेवर associated with the INC, although he was associated with Abhinav Bharat Society. He was associated for a very brief time with अनुशीलन समिति, he was associated also with हिंदू महासभा, और कुछ समय के लिए जो कांग्रेस के लीडर्स थे उनके साथ भी विनायक दामोदर सावरकर उनकी बातचीत होती रहती थी, बट कांग्रेस के साथ वो फॉर्मली कभी भी नहीं जुड़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर was born at where? आंसर आपके सामने ऑलरेडी आ गया, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, माओ में जन्म हुआ है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। वेरी फेमसली माओ में उनका एक मेमोरियल भी बना हुआ है। माओ इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश, उस टाइम पे बॉम्बे प्रोविंस का पार्ट हुआ करता था। सो भीमराव अम्बेडकर, ही वाज वन ऑफ द मेन आर्किटेक्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इन 1891 he was born in Mao district of Madhya Pradesh in Hindu Mahar caste, which is considered to be a lower caste. He had to face severe discrimination क्योंकि जो उनकी कास्ट थी उसको अनटचेबल माना जाता था। अनटचेबिलिटी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जाती थी पुराने समय में इंडिया में, और इसी वजह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिफॉर्मिस्ट। डिप्रेस्ड क्लासेस को उनका भला करने के लिए, उनकी प्रिविलेजेस को रिस्टोर करने के लिए ही वर्कड हिज लाइफ। सो यहाँ पर हमें पता चल गया कि उनकी जो बर्थ है इट हैपेंड इन माऊ इन मध्य प्रदेश, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आदि अंबेडकर समाज मूवमेंट इज रिलेटेड टू विच स्टेट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस। अभी तक 4 क्वेश्चन हमने देखे हैं। एक क्वेश्चन ब्रिटिश एक्ट एंड पॉलिसीज से, बाकी 2 क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट लीडर से जुड़े हुए थे, और एक क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी से, और एक क्वेश्चन जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से आ गया है। महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, किस इन स्टेट्स में से आदि अंबेडकर समाज मूवमेंट जो है वो रिलेटेड है? लोगों को कंफ्यूज करने के लिए महाराष्ट्र दिया गया है, राजस्थान, यूपी दिया गया है, लेकिन यू हैव टू रिमेंबर दैट आदि अंबेडकर समाज, दिस काइंड ऑफ समाज शुड बी वर्किंग फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। मतलब मैं गेस लगा रहा हूं, मेरे को अगर कोई भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं ये सोचूंगा कि देखिए समाज के अंदर अंबेडकर जी का नाम आ रहा है और आदि का भी नाम आ रहा है, तो अंबेडकर का अगर नाम आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोअर कास्ट हैं, सो कॉल्ड जो पीपल डिसप्रिविलेज्ड हैं, जिनको काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है कास्ट के बेसिस पे, उनके बेटरमेंट के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो शायद काम कर रही है। और इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे किसी रीजन में ज्यादा एक्टिव होनी चाहिए वेयर देयर इज रैम्पेंट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जहां पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम काफी ज्यादा है। और इस मामले में अगर मैं यहां से एलिमिनेट करना चाहूं, किसी स्टेट को एलिमिनेट तो नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है कि किसी स्टेट में कास्ट की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्यादा कहां है? सो इन माय ओपिनियन मैं राजस्थान और उत्तर प्रदेश को उतना ज्यादा ऊपर नहीं रखूंगा। क्यों नहीं रखूंगा? बिकॉज दीज डिप्रेस्ड क्लासेस दे आर शेड्यूल्ड कास्ट, अनटचेबिलिटी की भी जहां प्रैक्टिस हो रही है। लेकिन राजस्थान उत्तर प्रदेश में अगर हम देखते हैं तो ओबीसीज आर मच मोर डोमिनेंट, दे आर कंसिडर्ड टू बी नॉट वेरी हाई कास्ट, लेकिन उनके साथ अनटचेबिलिटी जो है वो उतनी प्रैक्टिस नहीं की जा रही है। पंजाब में और महाराष्ट्र में द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज बीन रैम्पेंट थ्रू आउट द हिस्ट्री। तो यहां मुझे लगता है शायद महाराष्ट्र पंजाब में मेरा आंसर होना चाहिए। ज्यादा लोग जाएंगे महाराष्ट्र की तरफ शायद, क्योंकि वहां पर बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि सत्यशोधक समाज, प्रार्थना समाज, ये सब चल रहा है, लेकिन करेक्ट आंसर है यहाँ पर पंजाब। पंजाब इज द करेक्ट आंसर फॉर आदि अंबेडकर समाज। इट इज रिलेटेड टू पंजाब स्टेट। 1922 में आर्य समाज जो कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में और पंजाब के रीजन में काफी एक्टिव हो रहा था, उसमें डिफरेंट फैक्शंस बन गए, डिफरेंट ग्रुप बन गए, उनके में आपस में जो है मतभेद होने लगे, और आगे जाकर के इनमें से एक समाज जो है वो आदि अंबेडकर समाज के रूप में फॉर्म हुआ है। और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में जो हमारी पॉपुलेशंस हैं विच आर डिप्रेस्ड पॉपुलेशंस, उनके बेटरमेंट के लिए भी ये काम कर रहा है, राइट। नेक्स्ट अप लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5।
Which of the following leaders had worked for tribal upliftment? Again इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के ऊपर क्वेश्चन आ गया है, किस पर्सनालिटी ने ट्राइबल्स के बेटरमेंट के लिए काम किया है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं, गांधी जी, ए.बी. ठक्कर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जगजीवन राम। अब यहाँ पर आप इन सभी पर्सनालिटीज को देख रहे हो तो ये नहीं कह सकते कि किसी ने ट्राइबल अपलिफ्टमेंट के लिए काम नहीं किया है, सबने किया है, लेकिन यहाँ पर है कि स्पेसिफिकली ट्राइबल अपलिफ्टमेंट के लिए, जनजातियों के अपलिफ्टमेंट के लिए किसने काम किया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो गांधी जी ही वर्क फॉर वेरियस अदर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन के नाम पे हम नहीं कह सकते, लेकिन स्टिल इफ यू वर्क फॉर समवन तो वो हम बोलेंगे डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए ज्यादा एक्टिव रहे हैं वो, या फिर पेसेंट्स के लिए, जो हमारे पुअर फार्मर्स रहे हैं उनके लिए वो काफी ज्यादा काम किया उन्होंने। ट्राइबल्स के लिए भी किया है लेकिन शायद उतना ज्यादा नहीं है। अंबेडकर जी अगेन डिप्रेस्ड क्लासेस, लोअर कास्ट के लिए। फिर बात आती है जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम की अगर हम बात करें तो बाबू जगजीवन राम उन्होंने भी अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए काम किया, लोअर कास्ट्स के लिए भी, ओबीसीज के लिए भी, लोअर कास्ट्स के लिए भी, और जो उनके वर्कर पॉपुलेशन है, पेसेंट पॉपुलेशन है, उसके लिए भी उनका काफी ज्यादा काम रहा है। फिर बात आती है ए.वी. ठक्कर की। ए.वी. ठक्कर इज द करेक्ट आंसर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ए.वी. ठक्कर और अमृतलाल विठलदास ठक्कर, जिनको ठक्कर बापा के नाम से भी जाना जाता है, ही वाज अ सोशल वर्कर born in 1869, और वो ट्राइबल पीपल जो है गुजरात स्टेट के, उनके लिए उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल बिकेम मेंबर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये, ऑर्गेनाइजेशंस में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अबाउट सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। कौन फाउंडर है? गोपाल कृष्ण गोखले, इतना आपको याद रखना है। गोपाल कृष्ण गोखले वो फाउंडर हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के, और इसके मेंबर रहे ए.वी. ठक्कर 1905 तक। ठीक है, 1922 में उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, भील सेवा मंडल। भील एक बहुत बड़ा ट्राइबल ग्रुप है, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भील पॉपुलेशन जो है काफी मिलती हैं। लेटर ही बिकेम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ हरिजन सेवक संघ फाउंडेड बाय महात्मा गांधी। हरिजन सेवक संघ इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय आदम जाति सेवक संघ वाज फाउंडेड ऑन 1948 ऑन हिज इनिशिएटिव। सो भारतीय आदम जाति सेवक संघ अगेन एन ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड फॉर ट्राइबल पीपल, राइट। सो ए.वी. ठक्कर जी अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। अब यहां पर देखिए हमारा काम डिफिकल्ट हो जाता है। इस साल जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, these questions they are not related only to very famous personalities. क्वेश्चंस जो है वो कुछ ऐसी पर्सनालिटीज या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी आ सकते हैं जो बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन आएंगे क्वेश्चन पर्सनालिटीज के ऊपर और ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर ही। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ सोशलिस्ट लीडर? सोशलिस्ट लीडर नहीं है, पर्सनालिटीज के ऊपर फिर से क्वेश्चन है। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, एम.आर. जयकर। सोशलिस्ट लीडर जिसको हम हिंदी में समाजवाद भी कह देते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी। सबका साथ सबका विकास वैसी कोई आइडियोलॉजी है ये। ठीक है, और ये आइडियोलॉजी जो है वो थोड़ा सा कैपिटलिज्म को अपोज करती है, थोड़ा सा कम्युनलिज्म यानी कि जो रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स है उसको अपोज करती है। और सोशलिज्म की अगर हम बात करें, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण इंडिया में सोशलिज्म के टॉर्च बेयर्स हैं, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं। आज के समय में भी जो भी पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को सोशलिस्ट कहती हैं या समाजवादी कहती हैं, उन सब की लेगेसी यहीं से निकल कर आती है। चाहे वो हमारी समाजवादी पार्टी हो नॉर्थ इंडिया में, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे वो दूसरी एनसीपी जैसी पार्टीज हो, जो कि सोशलिस्ट होने का दावा करती हैं, अपनी लेगेसी लेकर आते हैं राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण के टाइम से। और ये दोनों लीडर्स इमरजेंसी के टाइम से बहुत ज्यादा पॉपुलर रहे हैं। ग्राउंड वर्क उन्होंने बहुत अच्छा किया है वर्कर्स के लिए, चाहे वो इंडस्ट्री वर्कर्स हों, फार्म वर्कर्स हों, उनके लिए बहुत ज्यादा काम किया है। और अगर सुभाष चंद्र बोस को देखें तो ही वाज अ स्टॉन्च लेफ्टिस्ट। सोशलिस्ट और लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी सुभाष चंद्र बोस की भी रही है। ठीक है, तो ये वेरी सॉरी, ये तीनों जो हमारे लीडर्स हैं, ऑल दीज थ्री लीडर्स दे आर टॉर्च बेयरर्स ऑफ लेफ्टिज्म। M.R. Jayakar. M.R. Jayakar was also a liberal politician from Maharashtra region, but M.R. Jayakar was not a socialist. Actually, he was also associated with Hindu Mahasabha for some time, and he was also associated with the British policies. तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि वो socialist रहे हैं।
ब्रिटिश ऑक्यूपेशन में भी हो रहे हैं और वो हिंदू महासभा के साथ भी एसोसिएटेड रहे हैं, तो जो आइडियोलॉजीज बिल्कुल सोशलिज्म के ऑपोजिट है उनके साथ एसोसिएटेड रहे एम आर जयकर, एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, राइट? So this is your question number 6. Next is question number 7. When did Communist Party of India Marxist emerge as a separate political party? 2016 के क्वेश्चंस को अगर आप एक बार एक्सप्लोर करेंगे तो वहां पर क्वेश्चन क्या था कि सीपीआई ऑफ इंडिया, इसकी फॉर्मेशन कहां हुई है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई की फॉर्मेशन कहां हुई है? यहां पर क्या पूछा गया? सीपीआई मार्क्सिस्ट ये कब से अलग पार्टी बन गई है? आंसर्स ऑप्शंस देखिए 60, 64, 68, 73, बहुत क्लोज ऑप्शंस हैं, एंड करेक्ट आंसर है यहां पर 1964, राइट? अगर आपने सीपीआई के सारे जो डिफरेंट फैक्शंस हैं, चाहे वो सीपीआई हो, सीपीआई मार्क्सिस्ट हो, सीपीआई माओइस्ट हो, सीपीआई मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट हो, अलग अलग इनके फैक्शंस बने हुए हैं। इसमें से हमारी मार्क्सिस्ट की अगर हम बात करें, इट वाज फॉर्म्ड एट द 7th कांग्रेस of the Communist Party of India held in Calcutta from October 31 to November 7 of 64. It was born in the struggle against revisionism and sectarianism in the communist movement at the international and national level in order to defend the scientific and revolutionary tenets of Marxism, Leninism and its appropriate application in the concrete Indian conditions. Over the years, parties have emerged as the foremost left force in the country. और आज के समय भी हम देखें तो CPIM यानी CPI मार्क्सिस्ट ये सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टीज ऑफ इंडिया में से एक, ठीक है? इंडिया की जितनी भी कम्युनिस्ट पार्टीज के डिफरेंट अलग अलग रूप हैं उसमें CPIM जो है ये सबसे पावरफुल, सबसे इन्फ्लुएंशियल मानी जाती है। क्लियर है? So these are the questions from the 2017 year of the HPS prelims exam. इसी तरीके से हम आपके साथ 2018, 19, 20 के भी जो हिस्ट्री के MCQs है वो डिस्कस करते रहेंगे। अगर आप इन वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, मेरी रिक्वेस्ट है, और इस वीडियो को भी लाइक करिए। और अगर आप इन सभी सेशंस के पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप ज्वाइन करें और ये सारे पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेंगे डाउनलोड के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।